नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज आपको बीए सेकेंड ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का अध्ययन करवाऊंगी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक भारत का शासक था। उसका थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन, उसका जन्म तुर्किस्तान के एक तुर्क परिवार में हुआ था। जब वो बालक ही था तभी उसको दास के रूप में बेच दिया गया था और वो गौरी के पास एक दास के रूप में ही रहा। उसका प्रारंभ हुआ उसके शौर्य, साहस, दानशीलता, स्वामी भक्ति के कारण, और यही कारण है कि वो अपने मालिक का एक कृपा पात्र बन गया। उसका नतीजा ये निकलता है कि जब 1206 में गौरी भारत से जाता है तो वो अपनी मृत्यु से पहले ही ऐबक को अपने भारतीय समाज का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। यानी कि गौरी उसे अपना उत्तराधिकारी अपने समय में ही बना देता है। ये उसकी योग्यता दिखलाती है। मोइजुद्दीन या गौरी की मृत्यु के बाद जब लाहौर के नागरिकों ने ऐबक को दिल्ली से बुलाया और उसे राजसत्ता ग्रहण करने की प्रार्थना की तो वो दिल्ली से लाहौर गया और वहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र शासक उसने घोषित कर दिया। ये तिथि थी 25 जून 1206। उसके अनुरोध पर उसके स्वामी गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद ने उसे राजचिन्ह और ध्वज भेजा तथा सुल्तान की उपाधि दी। (1208) में उसको गियासुद्दीन महमूद ने दास्ता मुक्ति पत्र प्रदान किया और उसी के बाद वो वैधानिक रूप से भारतीय तुर्की सल्तनत का सुल्तान कहलाने का अधिकारी हुआ। 1206 में उसने शासन करना शुरू कर दिया था, मगर वास्तविक रूप से क्योंकि जब तक कोई दास मुक्त नहीं होता वो शासक नहीं बन सकता है, इसलिए वास्तविक रूप से उसने 1208 में सुल्तान की उपाधि ग्रहण करी, क्योंकि उसी साल वो दास्ता से मुक्त हुआ था और एक स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना की। प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक को दो लोगों से अपने राज्य को बचाना था। एक था ताजुद्दीन एल्दोस और दूसरा था नासिरुद्दीन कुबाचा। दोनों ही कुतुबुद्दीन के प्रबल प्रतिद्वंदी थे और गौरी के प्रिय दास रह चुके थे। कुबाचा उच्च और मुल्तान का हाकिम था और यल्दोस जो था वो गजनी पर राज्य कर रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोनों को अपने राज्य से बचाया। उसके बाद उसने कई अनेक हिंदू विद्रोहों का भी सामना किया, जैसे चंदेल शासक, वेलकोय वर्मा, प्रतिहार, हरिश्चंद्र आदि, जो कि अपना राज्य पुनः स्थापित करना चाहते थे। कालिंजर और ग्वालियर के गढ़ों पर तुर्कों ने पुनः आधिपत्य स्वीकार किया। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए ऐबक घोड़े से नीचे गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई और वहीं पर उसे दबा दिया गया या दफन कर दिया गया। अबुल फजल ने ऐबक के लिए कहा है कि
कि उसने भले और महान कार्य किए। फरिश्ता लिखता है कि जब जनसाधारण किसी व्यक्ति के असीमित दान की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने समय का ऐबक कहते थे। यह कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन को लाख बख्श या लाखों का दान देने वाले की उपाधि थी। प्रोफेसर हबीबुल्लाह लिखते हैं कि इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में मोइज़ुद्दीन को अधिकांश सफलता उसके यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अथक परिश्रम और निष्ठापूर्वक सेवा के कारण प्राप्त हुई थी, क्योंकि वह केवल प्रेरणा देता था। विस्तृत नियोजन के लिए ऐबक उत्तरदायी था और दिल्ती सल्तनत की स्थापना का श्रेय ऐबक ही को है। बिल्कुल क्लियरली उसने सल्तनत की स्थापना का श्रेय ऐबक को दिया है। अब अगर हम ऐबक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो हमें यह पता चलेगा कि ऐबक ने दिल्ली सुल्तान को एक स्वतंत्र तुर्की राज्य के रूप में स्थापित किया। अपने दो प्रमुख प्रतिद्वंदी ताजुद्दीन एल्दोस और नसीरुद्दीन कोबाचा का दमन किया। बंगाल में जो हिंदू शासक वापस अपना राज्य स्थापित करना चाह रहे थे उनका दमन किया और साथ ही जो राजपूत शासक थे उनको भी कंट्रोल करने का पूरा काम किया। तो इस प्रकार से उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज्य स्थापित किया।